Hello everyone. So in this video we will continue the chapter 1 French Revolution. So in the previous videos you have already learned that how the French Revolution outbroke in France and what were the reasons behind the French Revolution. Okay. So in this video you will study about the how France become a constitutional monarchy. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और मोनार्की भी कहला रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। तो ये संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। पहले क्या था कि जो सारी पावर्स थी वो किंग के पास थी। किंग जो डिसीजंस लेता था वही सब पर लागू होता था। लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हुए जैसे बढ़ता हुआ इनकम टैक्स और हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, इसके अलावा जो लोगों के वेजेस नहीं मिलते थे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, ठीक है। इस तरीके से हुआ क्या कि लोगों के बीच में जो सिटीजन्स थे उनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही थी, रेस्टलेस होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर क्या किया, रिवोल्ट किया। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट दी मोनार्क ऑफ द फ्रांस। ओके, लुइस 16 जो थे वो फ्रांस के राजा बने थे, ठीक है। और इस तरीके से किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करा, किस तरह से बिगड़ती गई सिचुएशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग हियर। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. हमने पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया था, मिलकर नेशनल असेंबली बनाई थी, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। किंग ने भी उसको रिकॉग्निशन दे दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवोल्ट बढ़ गया था। तो किंग ने डर के मारे क्या किया, उनको रिकॉग्निशन दे दी। तो नेशनल असेंबली जो थी वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पहचान मिल गई उसको। इसके अलावा इनका जो असली मकसद था वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। इन्होंने सोचा कि सबके अधिकारों के लिए हमें एक ऐसा संविधान तैयार करना होगा जिसके तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले। इस तरीके से वो चाहते थे कि लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो। और जो मेन ऑब्जेक्ट था, यानी जो मुख्य उद्देश्य था इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी या बल्कि नोट डाउन कर लीजिएगा। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मोनार्क मीन्स किंग, ठीक है। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, ये सारी जो शक्तियाँ थी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बजाय, दे वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या किया, शक्तियों को, पहले शक्तियाँ सारी किसके पास थी, किंग के पास थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया, ये नेशनल असेंबली आई, तब इन्होंने क्या किया, जो पावर्स थी उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है अलग अलग कर देना, विकेंद्रीकरण, ठीक है। पहले किंग के पास सेंट्रलाइज्ड थी ये पावर्स, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड थी पावर सारी। लेकिन नेशनल असेंबली ने क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दी, डिसेंट्रलाइज दी पावर्स। और वो पावर्स को अलग अलग करके क्या किया, सेपरेट करके किन लोगों को दे दिया, असाइन टू मतलब प्रदान करना, किन को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दी वो पावर्स। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये इन तीनों को उन्होंने क्या की, पावर्स दे दी अलग अलग। दिस मेड फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसीलिए ये फ्रांस जो है क्या बन गया, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब देखिए, एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से नया पॉलिटिकल सिस्टम बन गया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। सबसे पहले आप ये पढ़ो, एक्टिव सिटीजन्स क्या थे और पैसिव सिटीजन्स क्या थे। ये वो नागरिक हैं फ्रांस के जिनमें से कुछ ने वोट दिया और कुछ ने वोट नहीं दिया।
तो जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था वो कहलाते थे पैसिव सिटीजन्स, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। ठीक है, करीब 3 मिलियन ऐसे लोग थे। अब कौन कौन वो पैसिव सिटीजन्स हैं ये ध्यान दीजिए। विमेन को राइट नहीं था वोट देने का, बच्चों को, और जो 25 साल से कम उम्र के यूथ थे, याद रखना बिलो 25, यानी वोट देने की उम्र क्या थी 25 ईयर्स। अगर कोई 25 है या 25 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता था। तो याद रखना जो पैसिव सिटीजन्स हैं वो है वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। एक्टिव सिटीजन्स कौन है? एक्टिव सिटीजन्स वो हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार था, यानी जो 25 साल से ऊपर के लोग थे। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक रूप से जो काफ़ी अच्छा था सोसाइटी में, उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, अब इन लोगों ने देखिए वोट दिया, एक्टिव सिटीजन्स ने किनको दिया? देखिए लेजिस्लेचर के मेंबर कैसे चुने गए। एक्टिव सिटीजन्स ने वोट दिया किसको? इन इलेक्टर्स को। मान लीजिए ये प्रतिनिधि हैं जो इन्हीं एक्टिव सिटीजन्स को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये इलेक्टर्स चुन के आए, ठीक है, तब इन इलेक्टर्स ने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना, यानी ये इनके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किनके द्वारा? जनता के द्वारा। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं थे। डायरेक्टली क्यों नहीं थे? क्योंकि पहले इलेक्टर्स चुने गए जनता के द्वारा, फिर जाकर ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स बने। ठीक है, अब ये नेशनल असेंबली का काम क्या था? किंग को कंट्रोल करना और उसके मिनिस्टर्स को कंट्रोल करना। लेजिस्लेचर मतलब जिनके पास लॉ मेकिंग पावर्स हो, कानून बनाने की शक्तियाँ हो। एग्जीक्यूटिव किंग था जो कि सिर्फ अब नॉमिनल हेड था, यानी सिर्फ नाम का था, क्योंकि सारी पावर्स एक्चुअल किसके पास थी? नेशनल असेंबली के पास थी। फिर भी किंग को वीटो का अधिकार था, यानी कोई कानून ऐसा है जो किंग को नहीं लगता कि सही है तो वो इनकार कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि नेशनल असेंबली उसके इस वीटो पावर को माने। ठीक है, फिर भी किंग को एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ था। फिर आती है जुडिशरी। जुडिशरी जो थी वो डायरेक्ट इलेक्ट थी, डायरेक्ट इलेक्टेड जजेस होते थे। एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो वोट दिया करते थे और डायरेक्टली इलेक्शन होता था जजेस का। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग थे, इंस्टीट्यूशंस थे, और इन तीनों में ही पावर्स को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ठीक है, आगे चलिए। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि जो पावर मेकिंग लॉज थे, यानी जो पावर थी, शक्ति थी कानून बनाने की, वो किसके पास चली गई? नेशनल असेंबली के पास। और किसके तहत गई? जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, उसके तहत। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये नेशनल असेंबली जो थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, क्योंकि पहले इलेक्टर्स को चुना जाता था, फिर इलेक्टर्स इनको चुनती थी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर। अब इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट हुए वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो नागरिक थे फ्रांस के, वो किन के लिए वोट करते थे? ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए। पहले इनको चुना जाता था। हु इन टर्न, जो अपनी बारी आने पर क्या करते थे? चोज द असेंबली। और जो इलेक्टर्स होते थे वो असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। अभी मैंने आपको बताया कि सब, अगर आपसे क्वेश्चन आए क्या सबको अधिकार प्राप्त थे, तो नहीं, सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, नॉट आ गया, नॉट ऑल सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ वो आदमी जो 25 साल से ऊपर के थे और टैक्स पे करते थे और कर देते थे। लेकिन कितना कर देते थे? जो बराबर होता था किसके? किसी मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स अगर कोई आदमी देता था, 25 साल का व्यक्ति, तो वो वोट देने का अधिकार रखता था। ठीक है, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। याद रखिए एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त था। दैट इज दे वर इंटाइटल टू वोट। ठीक है,
द रिमेनिंग मैन ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना दोबारा से बुक से, और पॉइंट्स में इसको अलग अलग कर लेना। जैसे कि जो पावर मेकिंग लॉ नेशनल असेंबली के पास चली गई थी, फिर नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाती थी, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के द्वारा, जो कि सिटीजन्स के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। और वोट देने का अधिकार किसको था, वो अलग लाइन में लिख लेना। इस तरीके से आप सेपरेट कर लेना पॉइंट्स में। तो जो औरतें थी, बच्चे थे, या जो वो आदमी जो 25 साल से कम उम्र के थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वो कहलाते थे पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, इलेक्टर ये जो जिसे चुना जाता था, ये इलेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। फिर देखिए ध्यान से, एक इलेक्टर की क्वालिफिकेशन ये है, द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करता था वो इलेक्टर बन सकता था, और बाद में नेशनल असेंबली का मेंबर भी बन सकता था, ठीक है। तो किसी गरीब को कोई चांस नहीं था कि वो इलेक्टर या नेशनल असेंबली में मेंबर बन सकता, ठीक है। तो यही है मेन रीज़न कि ही शुड बी द हाईएस्ट। ऐसे लिख सकते हो आप आंसर, दैट अ मैन शुड बी अ हायर टैक्स पेयर, ठीक है, जो पे करता है। ओके, चलिए आगे। ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था नेशनल असेंबली में, उस संविधान की शुरुआत में जो बुक बनी होगी, तो स्टार्टिंग में ये ह्यूमन राइट्स थे, ठीक है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो संविधान है उसकी शुरुआत किससे होती है, मानव अधिकार की घोषणाओं से, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए जिससे कि एक आम आदमी के अधिकारों को पहचान मिली। अब वो क्या अधिकार थे, देखिए, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, ये सब वो ह्यूमन ये राइट्स हैं, सभी के ह्यूमन राइट्स हैं ये। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आपको बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सोचने की आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सभी समान हैं, ठीक है। वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। अब देखिए नेचुरल राइट्स क्या हैं। नेचुरल राइट्स का मतलब कि सभी को जीने का अधिकार प्राप्त है जन्म से, यानी जब किसी व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, कमाने का, खाने का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार। आप किसी के सोचने की आज़ादी नहीं छीन सकते कि वो सोचे ही ना, ठीक है। कानून के आगे समानता का अधिकार। ये माना गया कि ये जितने भी राइट्स हैं, ये वाले इम्पॉर्टेंट राइट्स जो हैं, ये सारे नेचुरल हैं, और इनएलिएनेबल का मतलब होता है जो अलग ना किया जा सके, जो सेपरेट ना किए जा सके। यानी इन अधिकारों को आप किसी व्यक्ति से छीन नहीं सकते हो। दैट इज़ इनएलिएनेबल राइट्स मतलब दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। ये जो अधिकार हैं ये हर प्रत्येक मानव को ये जन्म से अधिकार प्राप्त हैं, और इन अधिकारों को छीन नहीं सकते, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और जो सरकार है या जो स्टेट है, इसकी ड्यूटी बनती है, इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो नेचुरल राइट्स हैं ये सारे, इनकी प्रोटेक्शन करे। हर नागरिक के इन नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन करना स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखिए ये जो है चैप्टर एक्चुअली मतलब ये जो पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, फटाफट से डिक्लेरेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे।
ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके। उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा आज का जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। सो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। फर्स्ट, men are born and remain free and equal in rights। जो ह्यूमन है, ठीक है, वो मतलब पैदा होता है और जन्म से ही वो क्या है, उसे आज़ादी मिली है जन्म से ही, और सभी तरह के समान अधिकार उसको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। सेकेंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन है या एसोसिएशन है, उसका एम क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए प्रिजर्वेशन करना, संरक्षण देना, जो किसी मानव के या हर मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं या वो अधिकार जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और वो अधिकार कौन कौन से हैं? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन मतलब आज़ादी, ठीक है, संपत्ति रखने की आज़ादी भी है, राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, इनएलिएनेबल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, जैसे कि आप कमाते हो तो आप क्या करते हो, सब पैसों को बचा कर रखते हो, प्रॉपर्टी बना कर रखते हो फॉर द फ्यूचर। सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा करने का अधिकार, और अगर किसी तरीके का उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस कर सकें, विरोध कर सकें। तो ये सारे राइट्स हैं नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ठीक है। थर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, तो ये जो संप्रभुता के सारे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो उसी नेशन के अंदर ही निहित होते हैं। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। अगर जिस भी देश की जनता है, अगर उसने किसी को स्वीकृति नहीं दी है, किसी को नहीं चुना है उसके ऊपर शासन करने के लिए, तो कोई भी अथॉरिटी ज़बरदस्ती किसी के ऊपर या लोगों पर शासन नहीं कर सकती। फोर्थ, लिबर्टी consists of the power to do whatever is not injurious to others। लिबर्टी का मतलब आपको स्वतंत्रता दे दी जाए कुछ भी करने की, लेकिन वो तब तक सही है जब तक कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। यानी आपकी स्वतंत्रता भी तब तक उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वो किसी और के लिए नुकसानदेह ना हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों का नुकसान भी करें, ठीक है। चलिए 5 पॉइंट, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। कानून उन अधिकारों को रोक सकता है जो समाज के लिए क्या हो, खतरनाक हो। 6, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। कानून जो है, जो कानून बनते हैं वो एक्चुअली है क्या, एक्सप्रेशन है किसके, सभी के सामान्य इच्छा के, मतलब सब ने अनुमति दे दी कि हाँ भाई ये कानून बनाया जाना चाहिए, तो वो कानून बनाया जाता है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि जो कानून बनाए जाते हैं उनकी फॉर्मेशन में, यानी उस कानून को बनाने की प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी सिटीजन्स का ये अधिकार है, चाहे वो पर्सनली करे या फिर अपने चुने हुए किसी प्रतिनिधि को भेजे। जैसे कि हम लोग यही करते हैं, वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर बाद में वो जाकर सरकार में इलेक्ट होते हैं और इस तरीके से सरकार बनती है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। सभी जो नागरिक हैं वो कानून के समक्ष एक हैं, समान हैं, ठीक है। 7, नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के या फिर बिना किसी जुर्म किए, ठीक है, उसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो जब तक जुर्म साबित नहीं होता, उसे अक्यूज़ नहीं कह सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ केसेस के मामले में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है
कि वो ज़बरदस्ती अरेस्ट ना किया जाए, इस तरीके से, ठीक है। किसी को आप ज़बरदस्ती बंदी नहीं बना सकते हो। 11th, एवरी सिटीज़न मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। यहाँ पर आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। वो बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट भी करवा सकता है। He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो आपके इस अधिकार पर भी रोक लगाई जा सकती है कानून के द्वारा। 12th, for the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable। जो पब्लिक फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, आपके मिलिट्री हो गई, इनकी मेंटेनेंस के लिए और बाकी जो प्रशासन के खर्चे होते हैं उनके लिए एक कॉमन टैक्स लगाना भी आवश्यक है। इंडिस्पेंसिबल मतलब आवश्यक, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हम एक नेशन की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो टैक्स के रूप में ही उसी देश के नागरिकों से लिया जाता है, तो वो ज़रूरी भी है। इट मस्ट बी असिस्ट इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स, मतलब जो जितना कमाता है उसके हिसाब से उसको टैक्स देना हो, ये नहीं कि सबके लिए एक जैसा टैक्स बना दिया, ठीक है। 17, सिंस प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, मतलब सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और इनवायलेबल राइट है, कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, अनलेस लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट। लेकिन हाँ, आपके इस अधिकार पर कुछ हद तक रोक लगाई जाती है, क्योंकि सोसाइटी में सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इकोनॉमिकल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे ना हो कि एक व्यक्ति सारी ज़मीनें खरीद रहा है, दूसरे के पास है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक चेक लगा दिया जाता है। इन दैट केस ए जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, ठीक है। ये कुछ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इन्होंने पॉइंट्स रखे थे, इम्पॉर्टेंट थे। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है आपका फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। ये देखिए, आज का तो लेक्चर ख़त्म हो चुका है। जो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी फ्रांस में वो भी ख़त्म हो गई, मोनार्की बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फिर क्या आ गया वहाँ पर, रिपब्लिक आ गया। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी किस तरह से मोनार्की ख़त्म हुई, एबॉलिश हो गई और रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।